बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 में प्रोपोर्शन के कुछ थ्योरम है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे और ये थ्योरम सवालात में भी यूज़ होते हैं। पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टिंडो। ये थ्योरम ऑफ इन्वर्टिंडो क्या है? अगर हमारे पास A/B बराबर है C/D का, तो इसको अगर हम इन्वर्ट करें यानी उल्टा करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मसलन अगर हम इसे B/A करें या D/C करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सेम आंसर देगा। सेम आंसर तो नहीं मतलब दोनों अतराफ बराबर आंसर देंगे। या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर A/B बराबर है C/D का, तो इसे अगर आप यूँ करें B/A या D/C, फिर भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या है? अल्टरनेंडो अगर हमारे पास A/B है बराबर C/D का, तो इसे हम यूँ भी कर सकते हैं कि A का हम लेंगे रेशो C के साथ, यानी B छोड़ दिया ना, एक फिर पहला दूसरा छोड़ दिया तीसरा, फिर हम B का रेशो C छोड़ेंगे D के साथ करेंगे, तो A/B बराबर है B/D। ये भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम आंसर देंगे। या फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर इसे लिखे, अगर A/B बराबर है C/D का ना, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि C को लाकर A के नीचे डिवाइड करें A/C और B को ले जाकर इधर लिखे यानी B/D लिखे। इसे हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम मिलेंगे। फिर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है, ये इम्पोर्टेंट है इंतहाई। अगर A/B बराबर है C/D का ना, तो इसमें दो बातें हैं। आप इसमें कंपोनेंट बना सकते हैं। आप इस B को A में जमा करें, A + B/B, फिर बराबर है C + D/D। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आपको लेफ्ट राइट साइड बराबर मिलेंगे। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम A के अलावा दूसरे यानी जिसका कंसिक्वेंट हिस्सा है ना, इसमें अगर हम B जमा करें और फिर C/B/D करें, तब भी लेफ्ट और राइट साइड से मिलेंगे। ये इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसे यूँ लिखा जा सकता है, अगर A/B बराबर है C/D का, तो हम यूँ भी कर सकते हैं A + B/B, यानी हमने नीचे वाले को ऊपर में जमा कर दिया C + D/D। या दूसरा पार्ट इसका ये है कि A/A + B, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे में जमा करेंगे, या फिर C/C + D, ये लिख सकते हैं। थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो है, इसमें फिर क्या है, इसमें मनफी करेंगे। अगर हमारे पास A/B बराबर है C/D का, तो हम इसे दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। या तो पहले वाले से दूसरे को माइनस करके फिर इसका रेशो दूसरे के साथ लेंगे C - D/D, या फिर ये कर सकते हैं कि A/A - B बराबर है C/C - D। फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे यूँ लिखेंगे, A/B बराबर है C/D। तो हम यूँ कर सकते हैं कि इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करें और फिर वापस दूसरे से डिवाइड करें C - D/D। या दूसरा ये है कि A/A - B C/C - D। तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। कंपोनेंडो में ये है कि अगर A/B बराबर है C/D है, हम इस ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा करेंगे इधर भी, फिर वापस इन दोनों नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि उस ऊपर वाले को नीचे वाले में जमा करें, इस ऊपर वाले को नीचे वाले में जमा करें, यानी कंपोनेंडो में जमा होती है। या ऊपर वाला नीचे में जमा करेंगे या नीचे वाला ऊपर में जमा करेंगे। इसी तरह थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो में फिर क्या है, हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करेंगे, यानी डिवाइडेंडो में हम मनफी ही करेंगे नीचे वाले को ऊपर से। फिर हम लिखते हैं या बटा के ऊपर लिखेंगे या बटा के नीचे लिखेंगे, लेकिन करना मनफी है। अब हम इन दो थ्योरम्स को मिलाएंगे जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर सवालात में कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं।
ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो है। क्या कहता है कि अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी का, देन दोनों मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो कंपोनेंडो थ्योरम ये है कि हमने पहले वाले में दूसरे को जमा करना है, और फिर डिवाइडेंडो में क्या है कि पहले वाले से दूसरे वाले को मनफी करना है। इसी तरह दूसरे साइड पर भी सी में डी जमा करेंगे रेशो, फिर वापस सी से डी को मनफी करते हैं। या फिर इस तरह है कि हम डिवाइडेंडो पहले यूज़ करें, यानी ए मनफी बी, ए प्लस बी बराबर है सी मनफी डी रेशो सी प्लस डी। बटे की सूरत में किस तरह आएगा, ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं। ये है कि आप इस तरह करें कि नीचे वाले को ऊपर में जमा करें, अच्छा फिर वापस डिवाइडेंडो यूज़ करें, ऊपर वाले से नीचे को मनफी करें, यहाँ पर सी मनफी डी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले से नीचे को मनफी करें और फिर वापस ऊपर वाले में नीचे वाला जमा करें, या फिर सी जमा डी और यहाँ पर सी जमा डी लिखे, ये मनफी है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हमने सवाल में यूज़ करना है तो हमें समझ आएगा। और एक बात इसमें याद रखना कि कंपोनेंडो थ्योरम में लाजमी नहीं है कि हमने हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा करना है और ऊपर लिखना है, नहीं। बस कंपोनेंडो में ये है कि आपने नीचे वाले को हमेशा जमा करना है, फिर अगर आपने ऊपर लिखना है बी लिख सकते हैं, या अगर आपने नीचे लिखना है बी लिख सकते हैं। और डिवाइडेंडो थ्योरम में ये है कि हमेशा हमने नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करना है, फिर चाहे नीचे लिखे या चाहे ऊपर लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी डिवाइडेंडो में हमने मनफी करना है और कंपोनेंडो में हमने जमा करना है। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, हमें दिया है कि अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी है तो आप ये साबित करें। तो काफ़ी आसान है सवालात। गिवन हमें ये है कि ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी का, तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। अब हमने इस फ्रैक्शंस के साथ क्या करना है, हमने सवालात को देखना है। जो हमसे चाहता है कि ये प्रूफ करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए के साथ 3 आ रहा है और बी के साथ 7 आ रहा है ना, ए के साथ 3 और बी के साथ 7। फिर यहाँ पर सी के साथ 3 और डी के साथ 7 आ रहा है। तो हमने अभी सोचना है कि इन दो फ्रैक्शन के साथ कौन सा नंबर ज़रब करे कि ए के साथ 3, बी के साथ 7 और सी के साथ 3, डी के साथ 7 आए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/7। हम दोनों अतराफ को 3/7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/7 ज़रब ए बटा बी, यहाँ पर 3/7 ज़रब सी बटा डी। तो ये हमें मिल जाती है 3a/7b और इज इक्वल टू 3c/7d। अब ये तो हमें मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये 7b ऊपर जमा हो गई है, वापस मनफी हुई है। यहाँ पर जो 7d है ये ऊपर जमा हो गई है और नीचे मनफी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ हुआ है ना। तो हम लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो ये होगा, ये क्या है 3a/7b, यहाँ पर 3c/7d। ये तो हमारा क्वेश्चन है। तो कंपोनेंडो थ्योरम में ये है कि इस नीचे वाले को आपने ऊपर वाले में जमा करना है, फिर चाहे आपने उसे नीचे लिखना है या ऊपर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 7b को हमने ऊपर वाले में जमा किया है और फ्रैक्शन के ऊपर लिखा है। इसी तरह यहाँ पर भी 7d को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में जमा करेंगे। ये कंपोनेंडो थ्योरम है। फिर डिवाइडेंडो में क्या है, आपने हमेशा नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करना है। तो फिर चाहे ऊपर लिखे या नीचे लिखे, तो हम नीचे लिखेंगे सवाल के मुताबिक। तो ये है 3a से हम 7b को मनफी करते हैं, 3c से हम 7d को मनफी करते हैं। तो हमसे जिस चीज़ का पूछा था वो हमने लाया, अगर a रेशो b बराबर है c रेशो d है। तो अब अगले पार्ट को करेंगे। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में ना हुआ ये है कि आप देख रहे हैं कि a के साथ 2 और b के साथ 5, c के साथ 2 और d के साथ 5 है। तो हमने ये जो गिवन है ना,
इसको हमने 2/5 से ज़रब करना है, जिस तरह कि हमने इसको 3/7 से ज़रब किया। फिर ये है कि आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है ना। यहाँ पर हुआ यह है कि जो कंपोनेंडो थ्योरम है इसे बटे के नीचे लिखा गया है, यानी नीचे वाले को उन्होंने ऊपर वाले में जमा किया है लेकिन फ्रैक्शन के नीचे लिखा है। जिस तरह की ये है, मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा करके फ्रैक्शन के नीचे लिखते हैं। तो ये वाली यूज़ हो गई है। और इसी तरह फिर इस साइड को भी 2/5 से ज़रब किया है, तो ये 5d ऊपर से माइनस की है और नीचे वाले में जमा की है। इसमें फिर क्या है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर है। आप क्या करें, इन दोनों अतराफ को स्क्वायर करें, तो ये a स्क्वायर बटा b स्क्वायर c स्क्वायर बटा d स्क्वायर। फिर आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम का ये वाला पार्ट यूज़ करें, इन नीचे वाले को ऊपर में जमा करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा और वापस मनफी करें। तो ये दोनों आप लोग इस तरीके से करें। हम इसके चौथे पार्ट को करेंगे। पार्ट नंबर 4 है 5a जमा c 5a माइनस c, 5b जमा d 5b माइनस d। तो ये देखिए हुआ ये है कि a में c जमा हो रही है, हालांकि a के साथ रेशो जो है वो b का है। तो इस बार पहले अल्टरनेटो थ्योरम यूज़ करते हैं, यूजिंग अल्टरनेटो थ्योरम। अल्टरनेटो यूज़ करने से ये होगा कि a का b के साथ नहीं बल्कि c के साथ रेशो लेंगे और b का c के साथ नहीं बल्कि d के साथ रेशो लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है a बटा c b बटा d आ जाता है। फिर आप देखिए ये c है। अच्छा, इधर a के साथ 5 है और b के साथ 5 है, तो हम दोनों अतराफ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, 5 से दोनों अतराफ को जब ज़रब करेंगे ये 5a बटा c आ जाता है और ये 5b बटा d। अब हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करने से ये होगा कि ये 5a अपॉन c और यहाँ पर क्या है 5b अपॉन d। कंपोनेंडो में ये है कि हमने नीचे वाले को ऊपर में जमा करना है, जमा कर दिया, और फिर डिवाइडेंडो में हमने नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करना है, तो ये है मनफी कर दिया। जो चीज़ रिक्वायर था वो हमने लाया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस बार हमें कहता है कि a रेशो b बराबर है c रेशो d प्रूफ करें अगर ये रेशो हमें दी है। पहले सवाल में क्या था, हमें रेशो दी जाती थी, हमने ये प्रूफ करना था। इस बार हमें ये रेशो दी है, हमने a रेशो b बराबर है c रेशो d निकालना है। तो उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह के पहले किया, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अच्छा, पहले हम गिवन सवाल को लिखेंगे a स्क्वायर ac स्क्वायर माइनस bd का स्क्वायर अपॉन ac स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर बराबर है c क्यूब माइनस d क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब प्लस d क्यूब। ये हमारा गिवन सवाल है। तो अब हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। हमने इस नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा करना है, फिर फ्रैक्शन के ऊपर लिखे या फ्रैक्शन के नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह नीचे वाले को हमने ऊपर वाले में जमा करना है, फिर चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे। डिवाइडेंडो में हमने इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करना है, चाहे ऊपर लिखे या नीचे। इसी तरह इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करेंगे, चाहे फिर ऊपर लिखते हैं या नीचे। तो हम कंपोनेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं, यानी इस नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा करते हैं और फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह c क्यूब प्लस d क्यूब, हमने नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा किया और ऊपर लिखा। अच्छा, इसी तरह हमने डिवाइडेंडो में नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करना है और हम नीचे लिख रहे हैं। तो मनफी करने से ये 2 नंबर है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और ऊपर वाले से ac स्क्वायर माइन p bd स्क्वायर से मनफी करेंगे। इसी तरह इन 2 नंबरों को भी हम ऊपर वाले से मनफी करेंगे, c क्यूब मनफी d क्यूब। अब ये होगा कि यहाँ पर ये bd और bd कैंसिल, ac स्क्वायर जमा होकर 2ac का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर जो है मनफी अंदर ज़रब करेंगे ब्रैकेट के, ac स्क्वायर मनफी bd स्क्वायर, ये इसी तरह मनफी ज़रब करने से ये मनफी ac स्क्वायर मनफी bd का स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पर d क्यूब कैंसिल हो गए, c क्यूब है तो ये 2c क्यूब आएगा, और यहाँ पर जो है c क्यूब मनफी d क्यूब, ये मनफी अंदर ज़रब करते हैं, मनफी c क्यूब मनफी d क्यूब।
तो होगा ये क्या है 2ac का स्क्वायर, ये इसी तरह आ जाता है। ये ac स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, मनफी bd स्क्वायर है तो ये मनफी 2bd का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह ये 2c क्यूब इसी तरह, और यहाँ पर जो है c क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, ये मनफी 2d का क्यूब आया। अच्छा 2 भी कैंसिल हो जाती है, 2 कैंसिल होने से यहाँ पर मनफी ac का स्क्वायर और यहाँ पर है bd का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मनफी c क्यूब और यहाँ पर है d क्यूब। तो ये करते हैं कि ये c इधर ज़रब हो रही है, इधर डिवाइड करेंगे, d इधर तकसीम हो रही है, इधर ले जाकर ज़रब करेंगे। ये है मनफी a बटा b रह जाता है, यहाँ पर c क्यूब अपॉन d क्यूब, तो इसी तरह d स्क्वायर इधर आया ज़रब हुआ और c स्क्वायर आकर इधर तकसीम हो जाता है। अच्छा ये मनफी a बटा b ये इसी तरह। अच्छा ये c स्क्वायर c क्यूब के साथ कैंसिल होने पर हमें मनफी c मिलेगी, ये d स्क्वायर d क्यूब के साथ कैंसिल होने पर d मिलेगी। फिर हम दोनों अतराफ को मल्टीप्लाई करते हैं, मनफी 1 से ज़रब करने पर a बटा b बराबर है c बटा d। a बटा b बराबर है c बटा d का मतलब a रेशो b बराबर है c रेशो d। हमें ये दिया था, हमने इसे a रेशो b c रेशो d निकाल दिया। इसके 2 और 3 पार्ट इसी तरह है, हमने चौथा पार्ट उठाया, हमें ये दिया है, हमने इसे a रेशो b बराबर है c रेशो d निकालना है। तो हम पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ac मनफी bd डिवाइडेड बाई ac प्लस bd। फिर हम वही थ्योरम यूज़ करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अच्छा ये हमारे पास आ जाता है, ये a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है क्या है ac मनफी bd, और नीचे क्या है ac प्लस bd। ये हमने लिख लिया। यूजिंग कंपोनेंडो में हम नीचे वाले को ऊपर वाले में जमा करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, और वापस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करते हैं। a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर से हम मनफी करेंगे इसको, ये नीचे वाला ऊपर वाले में जमा करते हैं, ये ac प्लस bd आ जाता है, और वापस मनफी करते हैं ac मनफी bd से, हमने इस वाले को मनफी करना है। तो यहाँ पर b और b कैंसिल होकर a बच जाती है, तो ये 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, मनफी को अंदर ज़रब करना है, मनफी अंदर ज़रब करने से a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, यहाँ पर क्या है bd कैंसिल, तो ये 2ac आ जाती है। अच्छा यहाँ पर हम ac मनफी bd को इसी तरह, और ये मनफी अंदर ज़रब करती है, तो ये मनफी ac मनफी bd आ जाती है। यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल, तो ये मनफी 2b का स्क्वायर आ जाता है, मनफी 2b का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या है 2ac, तो इसी तरह रहेगी, यहाँ पर ac कैंसिल, ये मनफी 2bd आ जाती है। अब 2 को भी कैंसिल करते हैं, तो ये मनफी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर, यहाँ पर 2 कैंसिल, मनफी ac डिवाइडेड बाई bd। हम ये करेंगे कि मनफी a को लाकर इधर तकसीम करते हैं और b को ले जाकर उधर ज़रब करते हैं, तो ये है मनफी a स्क्वायर ज़रब b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाता है मनफी a ज़रब b स्क्वायर है, ये b है सिर्फ। अच्छा यहाँ पर c अपॉन d रह जाती है, मनफी कैंसिल, एक a इसके साथ और एक b इसके साथ कैंसिल होने पर हमें मिल जाता है a बटा b बराबर है c बटा d। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, a रेशो b बराबर है c रेशो d। तो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहता है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने इस बड़े फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम करनी है, x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y प्लस x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y। हमने पहले इस फ्रैक्शन को मालूम करना है, फिर इसको फिर आपस में जमा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2 फ्रैक्शन हमें कैसे मिलेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दी है। तो ये देखिए हमने इसको टेक्निकली फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ हम देखेंगे, जो हमसे रिक्वायर है। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर x के साथ क्या जमा हो रहा है, तो एक में 3y जमा हो रहा है और दूसरे में जो है 2y जमा हो रहा है। तो हमने इस ऊपर वाले को इसके मुताबिक फैक्टराइज करना है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3y ज़रब 2y, नीचे वाले को इसी तरह लिखेंगे
y माइनस जेड, और इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमने इस 3y को लाकर इस x के नीचे डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ये x है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है 3y इंटू 2y डिवाइडेड बाई y माइनस जेड। हम अगले स्टेप में ये करेंगे कि 3y को नीचे लाकर x के नीचे लिखेंगे और ये 2y और यहाँ पर y माइनस जेड इसी तरह रखते हैं। अब इस पर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि 3y जमा हो रहा है ना, x डिवाइडेड बाई 3y, और यहाँ पर क्या है 2y डिवाइडेड बाई y माइनस जेड। तो ये करेंगे कि 3y जो है इसे ऊपर वाले में जमा करेंगे और वापस ऊपर वाले से मनफी करते हैं। इसी तरह इस नीचे वाले को यानी y प्लस जेड को, y माइनस जेड को ऊपर जमा करेंगे और वापस 2y से मनफी करेंगे। तो हमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई ना, ये आ जाता है 3x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y, और यहाँ पर मिलेगा हमें 3y माइनस जेड। अब ये देखें, ये मनफी अंदर ज़रब करने से y नेगेटिव और z पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव y को 2y से निकालेंगे तो y प्लस जेड आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। एक फ्रैक्शन की हमने वैल्यू मालूम कर दी। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। इस इक्वेशन 1 से हम 2y उठाकर x के नीचे डिवाइड करते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 2y, और यहाँ पर हमें 3y और ये y माइनस जेड। फिर हम यही करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, और यहाँ पर 3y प्लस y माइनस जेड, नीचे वाले को उठाकर ऊपर वाले में जमा कर दिया, वापस नीचे वाले को ऊपर वाले से मनफी करते हैं। तो ये देखिए, ये हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, और यहाँ पर ये 4y आ जाता है माइनस जेड। और ये देखिए, अगर हम मनफी को अंदर ज़रब करें y नेगेटिव और z जो है पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव y को 3y से निकालने पर हमें 2y प्लस जेड मिलेगा। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है, एडिंग, यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐड हो रहा है ना, एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को हम जमा करेंगे। यहाँ पर x प्लस 3y, x माइनस 3y, और यहाँ पर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y। इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड में जमा करते हैं और इसका राइट साइड इसके राइट साइड में जमा करेंगे। यहाँ पर राइट साइड 3y माइनस जेड, और यहाँ पर है y प्लस जेड। यहाँ पर राइट साइड जो है 4y माइनस जेड, और यहाँ पर राइट साइड क्या है 2y प्लस जेड। अब इसको तो इसी तरह रख लेते हैं, ये इसी तरह रखेंगे, इसको हाथ नहीं लगाते हैं। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से हमें ये मिलेगा, ये डिफरेंट नंबर है तो इनका सीधे ज़रब इनका एलसीएम है, ये 2y प्लस जेड। ये एलसीएम आया, इस एलसीएम को उठाकर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो y प्लस जेड और y प्लस जेड कैंसिल, जवाब 2y प्लस जेड आता है। इसको हमने 3y मनफी जेड के साथ ज़रब करना है, 2y प्लस जेड। फिर हमने क्या करना है, इसी एलसीएम को उठाकर 2y प्लस जेड से डिवाइड करेंगे तो 2y प्लस जेड और 2y प्लस जेड कैंसिल, y प्लस जेड जवाब आता है। y प्लस जेड को हमने ज़रब करना है 4y मनफी जेड के साथ। तो ये देखिए, मज़ीद ज़रब करते हैं, ये 6y का स्क्वायर आ जाता है, और फिर ये 3yz, अच्छा फिर ये मनफी 2yz आ जाता है, और ये मनफी जेड का स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये 4y का स्क्वायर और ये मनफी yz, और ये प्लस 4yz आ जाता है, और इसके साथ साथ ये फिर मनफी जेड का स्क्वायर आ जाता है। नीचे वाले को हमने इसी तरह रखना है जिस तरह है, y प्लस जेड इंटू 2y प्लस जेड। अच्छा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये y प्लस जेड और 2y प्लस जेड ये इसी तरह रख लेते हैं। ये देखिए 6y स्क्वायर और 4y स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाता है 10y का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए yz के 4 टर्म्स है, ये 3yz प्लस और 2yz माइनस है, तो ये 1yz हमें मिलेगा पॉजिटिव वाला ना, पॉजिटिव वाला 1yz इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमें सिर्फ 4yz मिलेगा, 4yz मिला। और यहाँ पर जो है मनफी z
और मनफी जेड का स्क्वायर, तो ये आ जाता है मनफी 2 जेड का स्क्वायर। मज़ीद ये करेंगे कि यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करने से ये होगा कि यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर प्लस 2yz और यहाँ पर मनफी जेड का स्क्वायर। नीचे वाले को हमने इसी तरह रखना है y प्लस जेड और ये क्या है 2y प्लस जेड। ये हमें मिल गई इन दो फ्रैक्शंस की सम। 3.4 के क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 4 सेम टू सेम इसी तरह है, वो सिर्फ u और v में है, ये l और m में है ना। हमने इन दो फ्रैक्शन का सम मालूम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ l की वैल्यू मिलती है ना, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, इस ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है इसके मुताबिक। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ना कि l से 2m मनफी हो रहा है, यहाँ पर l से 5 भी मनफी हो रही है, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ना। ये जो 10 लिखा है ना, हम इसे 2m और यहाँ पर 5 भी लिखेंगे तो ये वापस ज़रब होकर 10mp बनेगा ना। ये m प्लस p इसी तरह है। अब हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं l इज इक्वल टू 2m और यहाँ पर 5p डिवाइडेड बाई m प्लस p। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमने इस 2m को उठाकर नीचे डिवाइड करना है और इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए 5p को उठाकर इधर डिवाइड करना है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम l अपॉन 2m और यहाँ पर 5p अपॉन m प्लस p, हमने मतलब 2m को l के नीचे डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग ये ऊपर वाला थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं ना कि नीचे वाला ऊपर वाले से मनफी हो रहा है ना, तो फिर उन्होंने ऊपर लिखा है डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ किया है और ऊपर लिखा है ये है l मनफी 2m और फिर कंपोनेंडो यूज़ करेंगे नीचे l प्लस 2m। यहाँ पर भी इसी तरह करते हैं 5p माइनस m प्लस p और ऊपर वाले में वापस नीचे वाले को जमा करते हैं 5p m प्लस p। तो ये देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मनफी ज़रब होने से ये मनफी m और ये मनफी p को 5p से निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगी 4p माइनस m और यहाँ पर जो है p और p जमा होकर ये 6p प्लस m आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हमने एक फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम कर ली। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, 5p को लाकर l के नीचे डिवाइड करते हैं। ये 5p यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2m डिवाइडेड बाई m प्लस p। फिर हम यूजिंग करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो l या देखिए 5p जो है वो ऊपर वाले से मनफी हो रहा है, l माइनस 5p डिवाइडेड बाई l प्लस 5p। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 2m से m प्लस p को मनफी करेंगे ऊपर और 2m में mp को वापस जमा कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाता है m माइनस p मिलेगी ना, माइनस अंदर ज़रब हुआ तो ये माइनस m माइनस p, m को हमने 2m से निकाल दिया। यहाँ पर क्या है, ये 3m प्लस p आ जाती है। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हम एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पर l माइनस 2m l प्लस 2m प्लस l माइनस 5p l प्लस 5p। हमने दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को जमा किया, अब राइट साइड को जमा करेंगे। ये और ये जमा करते हैं 4p माइनस m डिवाइडेड बाई 6p प्लस m, यहाँ पर m माइनस p और यहाँ पर 3m प्लस p है ना। इस साइड को तो इसी तरह रख लेते हैं, इसी तरह आएगी। काम इस साइड पर करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये 6p प्लस m और यहाँ पर है 3m प्लस p। इस एलसीएम को उठाकर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 6p प्लस m और 6p प्लस m कैंसिल हो जाते हैं, 3m प्लस p जवाब आएगा। ये 4p माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m प्लस p और यहाँ पर फिर इसी तरह करते हैं, इस एलसीएम को उठाकर इसे डिवाइड करेंगे तो 3m प्लस p कैंसिल, जवाब 6m प्लस p आ जाता है, बल्कि 6p प्लस m आ जाता है। इसको ऊपर वाले m वन p से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 4p और 3m को ज़रब करने से ये 12mp आएगी। फिर हम p और p को ज़रब करते हैं तो ये 4p का स्क्वायर, फिर m और m को ये मनफी 3m का स्क्वायर
और फिर माइनस एम पी आ जाता है। ये 6p और m को ज़रब करती है तो ये 6mp, और इसी तरह फिर इन दोनों को ये माइनस 6p का स्क्वायर, फिर ये प्लस m का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है माइनस mp। नीचे वाले को इसी तरह रख लेते हैं 6p प्लस m, और यहाँ पर 3m प्लस p। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखें मनफी हो जाता है, ये 11mp आ जाती है, और यहाँ पर ये प्लस 4p का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 3m का स्क्वायर। मनफी अंदर ज़रब करेंगे, पहले इन दोनों को मनफी करते हैं, ये 5p को माइनस से ज़रब करते हैं, ये माइनस 5p आ जाती है, और ये क्या है, ये प्लस 6p का स्क्वायर, और ये माइनस m का स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर क्या है 6p प्लस m, और यहाँ पर 3m प्लस p, ये इसी तरह लिख लिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इन दोनों को जमा करने से हमें 10p का स्क्वायर मिल जाता है, इन दोनों को जमा करने से माइनस 4m का स्क्वायर। अब ये 11p है और ये माइनस 5p, तो ये हमें मिल जाती है 6mp, और यहाँ पर 6p प्लस m और 3m प्लस p। अब मज़ीद इन दोनों में से हम 2 को कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन करने से ये 5p का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर और प्लस ये 3mp आ जाती है, डिवाइडेड बाई 6p प्लस m और यहाँ पर 3m प्लस p। तो ये इस फ्रैक्शन का वैल्यू है।